60s। हमने भी कुछ दिन खाना पीना छोड़ा। लोग प्रेम पत्र लिख रहे थे तो हमने भी 404 पन्ने लिखे। मेरी ताकत मेरे जज्बात थे, मेरा साहस मेरी निराशा। आखिर मैं कैसे उससे जुदा रह सकता था जिसका ख्वाब मैं बचपन से देख रहा था। उस अंधेरे में वो मुझे दिखाई दी और मैंने भी शादी कर ली। ये इश्क जालिम चीज ही ऐसी है। इंकलाब। 87 साल पहले 23 मार्च 1931। भगत सिंह, इस नाम का असर ही कुछ ऐसा है कि इसका जिक्र आते ही जहन में आजादी का ख्याल आ जाता है। फांसी का फंदा याद आ जाता है और उस फंदे के पीछे याद आता है एक मुस्कुराता हुआ चेहरा। हल्की मूछें और गोल हैट वाली ये तस्वीर जो ना जाने कितने सालों से युवाओं के दिल में बसी है। आजादी को दुल्हन और मौत को माशूका मानने वाले इस चेहरे ने इस देश के मन को इतने करीब से छुआ कि गांधी के देश में देखते ही देखते वो नेशनल हीरो बन गया। जलियांवाला बाग की मिट्टी को अपने खीसे में दबाए भगत अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने के लिए बचपन से ही खेतों में बंदूकें बोता था। बड़े होने पर उसने अपने साथियों को असला के साथ आदर्श और सिद्धांत के औजारों से भी लैस होना सिखाया। कलम और बंदूक से उसकी बराबर की दोस्ती थी। उसने बताया कि आजादी उनके लिए युवाओं के खून का बहस कोई उबाल नहीं था, बल्कि वो सांसों में सिमटी उसकी पहली और आखिरी चाह थी। उसने बहरी ब्रिटानिया हुकूमत को सुनाने के लिए केंद्रीय विधानसभा में बम फोड़ा तो इसकी गूंज सारी दुनिया में सुनाई दी। जेल की चार दीवारी में भी अहले वतन की उसकी अलख लगातार जारी रही। फांसी के फंदे पर झूलने के आखिरी लम्हों तक उसका वजूद इस देश को उसी शिद्दत से आंदोलित करता रहा और मरने के बाद भी आज भी वो उसी शिद्दत के साथ इस देश के सीने में धड़क रहा है। नब्बे बंदूकें, 1650 राउंड गोलियां और 10 मिनट में 1000 मौत। इतिहास का सबसे बर्बर हत्याकांड जलियांवाला बाग। आज भी इन दीवारों को बैसाखी की वो बर्बर सुबह बखूबी याद होगी। वो सुबह जब 1500 निहत्थे लोगों पर जनरल डायर के 90 सैनिकों की 303 बंदूकें अचानक ही आग उगलने लगी। वो सुबह जब औरतें और बच्चों के गर्म खून से इस बगीचे की मिट्टी तक पसीज गई थी। वो सुबह जब बंदूकों का शोर तब तक खत्म नहीं हुआ जब तक सैनिकों की गोलियां खत्म नहीं हुई। 3 तरफ से दीवारों से घिरे इस बाग में 1500 लोगों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वो यहीं फंसे रहे और जनरल डायर नाम का जल्लाद उन्हें मौत बांटता रहा। देखते ही देखते 1000 लोगों की लाशों से जमीन पट गई। उस खौफनाक कत्ल गारत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 150 लाशें तो अकेले इस कुएं से ही निकाली गई थी। हंटर कमीशन के सामने दिए बयान से जनरल डायर के खौफनाक इरादों की भनक मिलती है। मान लो गलियां इतनी चौड़ी होती कि वहां तोपें जा सकती, तो क्या तुम उससे भी गोले बरसाते?
डायर ने जवाब दिया, मुझे लगता है हां। क्या तब मरने वालों की तादाद और ज्यादा नहीं होती? उसका जवाब था हां। जलियांवाला बाग हत्याकांड की टीस देश के सीने में नासूर की तरह चुभ गई और इसी टीस से पैदा हुआ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्रांतिकारी भगत सिंह। मैं जानता हूं आप चाहते हैं मेरी शादी हो, मेरा घर बसे, जैसे हर बच्चे के माँ बाप चाहते हैं, पर मेरी दुल्हन तो आजादी है। आशा करता हूं आप मुझे माफ कर देंगे। आपका आज्ञाकारी बेटा भगत सिंह। कद थोड़ा छोटा, रंग सांवला, चौड़ा माथा, बड़ी बड़ी आंखें, तगड़ा शरीर और मूछें कायदे से ऐसी ऐंठी हुई कि मानो शिकार से पहले कोई शेर ताव दे रहा हो। ऐसे ही थे अपने आजाद, एकदम निर्भीक, निडर और साहसी। मध्य प्रदेश के झाबुआ के छोटे से घर में जन्मे आजाद लड़कपन से ही आजादी के दीवाने थे। असहयोग आंदोलन के दौरान महज 13 साल की उम्र में उन्हें धरना देते हुए गिरफ्तार किया गया। जज ने पूछा, नाम क्या है? उन्होंने कहा, आजाद। जज ने फिर पूछा, पिता का नाम क्या है? आजाद का जवाब था, स्वतंत्रता। जज का अगला सवाल था, रहते कहां हो? जेल में। आजाद ने बिना डरे कहा। कहानी है कि जज ने उन्हें 15 बेतों की सजा सुनाई और आजाद हर बेत के बाद चिल्लाते, महात्मा गांधी की जय। काकोरी कांड को अंजाम देने के बाद उन्होंने क्रांतिकारी संगठन को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई। सॉन्डर्स वध में भी वो शामिल रहे। आजाद स्वभाव से भी उतने ही आजाद थे। दावा था कि अंग्रेजों की गोली कभी उनका बाल भी बांका नहीं कर सकी, और हुआ भी ऐसा ही। दिन 9 अगस्त साल 1925। समय रात 8:40। जगह काकोरी। सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के दमन का बदला लेने के लिए निकल पड़े कुछ नौजवान ऐसे थे जिन्होंने सिर पर कफन बांधा और सवार हो गए इस ट्रेन पर। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उनके कुछ साथी। अचानक चलती ट्रेन में जो हुआ उसका अंदाजा किसी को नहीं था। चलो, पीछे नहीं हट सकते। साहस, शौर्य, संकल्प के साथ इस टोली ने काकोरी के पास चलती ट्रेन में ही अंग्रेजी खजाने को लूट लिया। ना किसी को गोली लगी, ना कोई मरा, लेकिन इस घटना से ब्रितानी हुकूमत सख्ते में आ गई। अब तक गुस्सा, गर्म खून और गोली के बदले गोली से जवाब देने वाले युवाओं की फौज को पहली बार एहसास हुआ कि सुनियोजित रणनीति के तहत ही अंग्रेजी हुक्मरान को चुनौती दी जा सकती है। अंग्रेज मतवाले युवाओं के इस एहसास को जल्द से जल्द कुचल देना चाहते थे। अशफाक, बिस्मिल, रोशन सिंह को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया और 1927 में इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन काकोरी की इस जमीन ने युवाओं के बीच आजादी की ऐसी अलख जगाई कि जिसे अंग्रेज कभी नहीं रोक पाए। असेंबली हॉल में बम फेंकने और असिस्टेंट कमिश्नर पर गोली चलाने के जुर्म में भगत सिंह और वीके दत्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
जिसके बाद ब्रितानी हुकूमत ने एक एक कर सभी क्रांतिकारियों के ठिकाने पर छापेमारी शुरू कर दी और कई संगठनों के इनकलाबियों को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद भगत सिंह और वी के दत्त को दिल्ली से लाहौर जेल भेज दिया गया। एक कड़ी कमजोर होने से सारी जंजीर टूट गई। जय गोपाल के सरकारी गवाह बनने से लाहौर, सहारनपुर, कलकत्ता और दूसरी बम फैक्ट्रियों पर छापे मारकर पार्टी के सैकड़ों मेंबरों को गिरफ्तार कर लिया गया। जेलें भरी जाने लगी। जहां कभी मौत का सन्नाटा रहता था, अब वहां देशभक्ति के गीत गूंजने लगे थे। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। कोर्ट में पेश होने के बाद भगत सिंह ने ब्रितानी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा दी। सारा हिंदुस्तान मुस्लिम है। वे अपनी जंग आजादी को पाने और भारत माता को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद कराने के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे थे। जब सरकारी वकील ने उनसे पूछा इनकलाब क्या है, तो उन्होंने बड़ी ही शिद्दत के साथ उसका जवाब दिया। सदाएं मौत तजवीज करता हूँ। यही कहना चाहते थे ना आप कि ये सिपाही जो अपने देश की आजादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं, जिंदा रहने के काबिल नहीं। पुजारी से पूछा जाए मंदिर क्या होता है तो उसे क्रोध नहीं बल्कि सवाल पूछने वाले पे तरस आता है। वकील साहब, आप खुद नहीं जानते इनकलाब क्या होता है। अगर आप जानते तो आज आप सरकारी वकील ना होते, हम में से एक होते। इनकलाब जुर्म को खत्म करने का एक तरीका है। गफलत की नींद सोने वालों के लिए मंदिर की घंटियां और मस्जिद की अजान है। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जेल में एक दूसरे के साथ मिलकर आजादी की इबारत लिखने में मशगूल थे। उधर अंग्रेज इन्हें अपना दुश्मन मानकर इन पर अत्याचार और जुर्म करने के नए नए तरीके आजमाते। ये तीनों क्रांतिवीर लगभग एक ही उम्र के थे और इनका सपना भी एक था, वो थी आजादी। और इनकी मौत की तारीख भी एक ही दिन तय की गई। फांसी की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही थी, वैसे वैसे देश में युवाओं के खून में उबाल आ रहा था। तारीख 24 मार्च 1931। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा देने का ऐलान कर दिया गया। उसके बाद जेल की चार दीवारी के बाहर आंदोलन शुरू हो गया। अंग्रेजों ने चाल चलते हुए फांसी का वक्त 11 घंटे कम किया और 23 मार्च 1931 को इन वीर सपूतों को फांसी के फंदे पर लटका दिया। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना। 23 मार्च 1931 को इन वीरों को फांसी पर चढ़ा देने और उन्हें मौत की नींद सुला देने के बाद भी हिंदुस्तान खामोश नहीं रहा। उसने आखिरकार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के दिखाए गए क्रांति के पथ पर चलकर अंग्रेजी सरकार को घुटने टेकने के लिए विवश कर दिया और मां भारती को उनके चंगुल से आजाद कराया। ये वीर सपूत ऐसे थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देते समय ना ही हिचके और ना ही अपने इरादों को बदला, जिसका नतीजा है कि पाकिस्तान में भगत सिंह को सर्वोच्च वीरता सम्मान निशाए हैदर से सम्मानित करने और उनकी प्रतिमा को
लाहौर के शादमान चौक पर स्थापित करने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। वहीं भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन ने शादमान चौक का नाम बदलकर भगत सिंह चौक रखने और भगत सिंह को निर्दोष साबित करने की अपील की है। दरअसल ये वही शादमान चौक है जहां क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया था। संगठन ने पाकिस्तान प्रांत की पंजाब सरकार को दी गई तारजाजी में कहा है कि भगत सिंह ने उपमहाद्वीप की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया था। इसलिए सरकार को इस पर संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द फैसला करना चाहिए।